नमस्ते प्यारे साथियों, आपका धृति एग्ज़ाम में स्वागत है। और जैसा कि आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आपको वन बाय वन क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आपकी तैयारी भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। आप अपने वन बाय वन तरीका से क्वेश्चंस को करिए। हर क्वेश्चन के जहां पर आपको जिस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम्स आप नोट कीजिए। जब तक आप नोट नहीं करोगे, तब तक आप मैथ में होने वाली बारीक बारीक मिस्टेकों को पकड़ नहीं सकते हो। और अगर उन पे काम करना चाहते हो, उन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हो, तो आपको उन छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ना होगा। अगर आप नहीं पकड़ोगे तो आपको आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। यहां तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप उसको कर रहे हो, तो कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही 2 से 4 दिन बीतेंगे, आपको उस क्वेश्चन में कुछ समस्याएं आएंगी। जब समस्याएं आएंगी तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन फंसा रहा है, तो फंसा वो नहीं रहा। आपको जहां ऐसा लगता है कि थोड़ी सी भी हमें इसको चीज को समझने में कुछ दिक्कत हुई है या कुछ समझ में नहीं आया है, वहीं आपको वही चीज बार बार देखनी है। ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्या हुआ, बस यही अप्रोच आपको पकड़नी है। और आप धृति एग्जाम से जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कराइए। अपने आप, अपने घर परिवार सभी को क्लास शेयर कीजिएगा। जितना आप प्यार दोगे, उतना उससे ज़्यादा प्यार मैं आपको दूंगा। आज कुछ यूपीएसआई के अच्छे अच्छे बहुत बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। और जो कांस्टेबल में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आज मैं वो क्वेश्चंस आपके बीच में लेकर के आया हूँ। तो अपना प्यार बनाए रखिएगा। और धृति एग्जाम को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। आपकी ये ताकत मेरी ताकत बनेगी। और हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो धृति एग्ज़ाम से आप जुड़िए। धृति एग्ज़ाम के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा। उसको उस पर आपको पीडीएफ मिलनी शुरू हो जाएंगी, और आपको होने वाली किसी भी कोई प्रॉब्लम को वहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। वो एक सीधा डायरेक्ट मंच है मुझे आपसे जुड़ने का। तो आप जुड़िएगा, आइएगा, धृति एग्जाम्स को सब्सक्राइब करिएगा, करवाइएगा, अपने सभी प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं क्लास में क्वेश्चन के साथ में। आइए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए बच्चों, ये एक क्रिकेटर की पारी वाला क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। यानी कि कोई क्रिकेटर है, वो 64 पारियों तक एक निश्चित औसत के साथ चल रहा था। लेकिन वो क्या होता है कि 65वीं पारी में वह बिना किसी स्कोर के, यानी शून्य पर आउट हो गया। वह 65वीं पारी में शून्य पर आउट हो गया। तो इससे उसका औसत रन 2 रन कम हो गया। इससे उसका औसत रन 2 रन कम हो गया। तो उसके नए रनों का औसत क्या है? अगर मैं उसकी 64 पारियों के रनों का औसत निकालना चाहूं, तो कैसे निकालूंगा, आइए बताते हैं। मान लो कि 64 पारियों में उसका एक निश्चित औसत था। 64 पारियों में उसका एक निश्चित औसत था। कितने में? 64 पारियों में। ठीक है। आती है 65वीं पारी। आती है 65वीं पारी। 65वीं पारी में 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया, और इससे उसका 2 रन कम औसत हो जाता है। 2 रन कम औसत हो जाता है 65वीं पारी में। तो 65वीं पारी में 2 रन कम औसत हो गया, तो जितनी भी 65 से पहली पारी है, 65 समेत 65वीं पारी में आउट होने के बाद 2 कम हुआ है, तो 65 तक तो सभी में पीछे से 2-2 रन कम हो गए। तो टोटल कितना औसत था उसका? 130 था। 130 था, और 2 रन अब कम हो गया।
2 रन अब कम हो गया तो कितना बचा? 128। यही आपका उत्तर है, यही आपका आंसर है। कुछ नहीं करना। 64 पारियों में एक निश्चित औसत था, 65वीं पारी में वो शून्य पर आउट हो गया। शून्य पर आउट होने के बाद में 2 रन का औसत की गिरावट आ गई, तो 65 गुना 2 टोटल 130 औसत था उसका, उसमें 2 रन की गिरावट आ गई तो 128। तो अब उसका जो औसत है वो 128 है। ठीक है, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापार गांव में एक व्यापार मेला लगता है और उस मेले में एक आदमी 5125 की कुल राशि 5125 की कुल राशि में एक घोड़ा और ऊंट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता है तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना है? सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना है? मान लो घोड़े को वो x रुपए में उसने खरीदा, ठीक है जी, कुल 5125 रुपए में खरीद के लाया है। तो ऊंट जो हुआ वो 5125 माइनस के x हो गया। ये ऊंट की प्राइस होगी, ये घोड़े की प्राइस होगी। कुछ नहीं, अब जैसा प्रश्न में कह रखा है सेम ऐसा मान रखने हैं, गुणा करनी है और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। देखते हैं कैसा करना है। वो कह रहा है उसने घोड़े को 25% के लाभ पर, यानी घोड़े को x को 25% के लाभ पर, क्या मैं 125% लिख सकता हूं इसे लाभ पर, और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। ऊंट को 20% की हानि पर यानी 5125 माइनस के x, ये इतनी तो लिखी थी हमने, गुणा 20% की हानि है तो 80% हो गया। ये दोनों बराबर हैं, ठीक है जी। समान मूल्य पर बेचता है तो दोनों बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए, अब वो सस्ते जानवर का मूल्य, सस्ते जानवर का एक्स माना है, ये बड़ा है इसलिए हमने एक्स इसमें से घटा दिया, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं, तो परसेंटेज से परसेंट हटा दिया तो 125x बराबर 5125 गुणा 80 माइनस के 80x। 80 जब इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे तो ये 205 हो जाएगा, बराबर के 5125 गुणा 80। यहां तक कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई समस्या बन रही हो, परेशानी बन रही हो तो बता दो। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन अपने अंतिम पड़ाव पर है, यही काट पीट के यही उत्तर आ जाएगा। 3 लाइनों का क्वेश्चन है मात्र। एक्स को ऐसा ही रहने दो, 5125 गुणा 80 बटे 205। मैं इसे अगर 5 से काटूं तो ये 16 बार कट गया, और ये 5 चौक 20, 5 एकम 5, ये 41 बार कट गया, ठीक है जी। ओके, 41 से 5125 को काट दो, 41 एकम 41, 10 बचे 102, 41 दूनी 82, 20 बचे 41 पंजे 205। ये 125 बार कट गया, ये 125 बार कट गया। अब x बराबर 125 गुना 16, ठीक है जी। अब 16 किस में गुना कर दो, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 0 4, 16 16 4 20। तो x सस्ते जानवर का जो मूल्य था वो 2000 रुपये था, ठीक है। और महंगे जानवर को पूछने लगे तो 5125 2000 इसमें से घटा दो तो ये बन गया 3125। ये महंगे जानवर का मूल्य है।
आपसे जो भी कोई पूछा जाए आप उसके बारे में बता सकते हो। इतना सा प्रश्न था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए प्यारे बच्चों, ये यूपीएसआई, ये सवाल यूपीएसआई का आया हुआ है और कितना आसान सवाल है। ये 2017 का है जिसमें बच्चों से क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे थे। 50% क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते लोगों के नाक से भी पानी आ जाता था। तो ये वही क्वेश्चंस है। ये कह रहा है 1200 रुपये को पी क्यू आर में बांटा जाता है, यानी 1200 रुपये की कोई अमाउंट है, उसे पी और क्यू और आर में बांटा जाता है। पी को क्यू और आर को मिली कुल राशि से आधी है, यानी जो पी है इसे क्यू और आर से मिली राशि से आधी है, यानी इसे अगर इन दोनों को 2 मिली है तो इसको 1 मिली है, राइट। फिर कह रहा है ये कि क्यू को पी और आर से मिली कुल राशि का 1/3 है। अब क्यू को मिल रही है और पी और आर से मिली राशि का 1/3 है, ठीक है जी। तो आर को कितनी राशि मिली है, ये आर के लिए बोल रहा है। आर को मिली कितनी राशि है, मैं इनको देखूं अगर 2 1 3 3 1 का 4, इन दोनों को समान कर लेते हैं तो इसमें 4 की गुणा तो ये होगा 4/8, इसमें 3 की गुणा तो ये होगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ठीक है जी। अब मैं ये देखता हूं कि मुझे आर का मान पता होना चाहिए। आर यहां है और क्यू का मान यहां है 3, तो 8 में से अगर 3 घटा दूं तो आर 5 आ जाएगा। अब 5 के मैं मल्टीपल देखूं ऑप्शन में, मल्टीपल से अगर क्वेश्चन को उठाना चाहूं तो मल्टीपल 5 के ये सभी हैं, तो मल्टीपल से तो होगा नहीं। अब मैं एक चीज देख रहा हूं, 8 और 4 ये दोनों का योग 12 है और 12 हमें कितनी अमाउंट दी हुई है, 1200 दी हुई है, तो ये इसका 100 गुना है, तो इसका भी ये 100 गुना कर दो, 500। आंसर ऑप्शन थर्ड। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है समय और दूरी का। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर सीमा अपने कार्यालय पहुंचती है। 3/4 चाल से चलकर, तो चाल बराबर 3/4 सामान्य चाल और परिवर्तन चाल। सामान्य चाल कितनी है, 4 है। सामान्य चाल से चलकर 3/4 भाग, तो ये 4 3 आ गया। हमेशा अगर आप ये देखें, चाल से चलकर अपने कार्यालय पहुंचती है और 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि दूरी समान है घर की और कार्यालय की। तो इस प्रकार की कंडीशन में जो चाल का रेशो दिया हुआ है, जो चाल का अनुपात होता है, उसका व्युत्क्रम कर्मानुपाती समय का होता है। उसका व्युत्क्रम कर्मानुपाती यानी उसका उल्टा रेशो समय का होता है। तो ये होगा 3:4। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1। और वो कह रहा है कि कितने मिनट की देरी से पहुंचती है, 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। वो कह रहा है 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, तो 1 बराबर 15। तो अब कह रहा है उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय, यानी सामान्य चाल का ये और सामान्य समय ये हो गया। सामान्य समय कितना हो गया, 3। 3 में गुणा कर दो 15 की, 15 तिया 45, इतना उसे समय लगेगा 45 मिनट। इतना उसे समय लगेगा 45 मिनट। कोई परेशानी नहीं है तो चलो अगले क्वेश्चन पर। अरे रेशो का सीधा सीधा उल्टा कर दो, समय का रेशो आ गया। कितना अंतर दे रखा है, 15 मिनट दे रखी है, 1 का मान आ गया 15। मान के चलो अगर यहां 2 होता और यहां 4 होता तो अंतर कितना होता, 2, और ये समय का अंतर होता 16 मिनट, तो 2 से कट गया 16, 8 बार, तो एक रेशो आ गया 8 का। 3 2 होता, 3 में 8 की गुना कर
2 में 8 की गुना कर दो, 8 दूनी 16, 16 मिनट आ जाती। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है यार, क्यों टेंशन लेते हो। ये इसको यहाँ 3 में गुणा करेंगे हम 15 की, तो ये आ जाएगा 45। ओके जी, हमारा आंसर। देखो एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं। ठीक है जी, एक कार्यालय में 30% कर्मचारी जो है वो महिलाएं हैं। मान लो, माना कार्यालय में टोटल 100 हैं, 100 कर्मचारी हैं। इन 100 में से 30% या 100 का 30% महिलाएं हो गई, तो कितना बचा 70%, तो 70 पुरुष हो गए, ये पुरुष हो गई और ये महिलाएं हो गई। ठीक है जी, अब वो कह रहा है कि 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं, यानी कि इनका 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 60% और उनका 40%, ये लोग विवाहित हैं, ये लोग मैरिड हैं, बाकी अनमैरिड हैं। तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए वो हमसे कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसने विवाहित दिए हुए हैं, हम अविवाहित निकाल लेते हैं। भाई महिलाओं को कह रहा है ये, फीमेल को, कि 60% की शादी हो चुकी है, तो कितने इनकी नहीं हो रही, 40 इनकी नहीं हो रही, तो हम 30 का 40%, कितना आ गया 12। 12 लोग यहां ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही। ठीक है जी, अब यहां कह रहा है 70 का 40%, ये 40% क्या है, मैरिड है, तो कितने अनमैरिड हैं, 60% अनमैरिड हैं। तो 70 का 60% जब हम निकालेंगे, 0 से 0 खत्म, 7 छिंग 42, तो 42 लोग इधर अनमैरिड हैं और 12 लोग इधर अनमैरिड हैं। टोटल दोनों का परसेंटेज निकाल दो, 12 और 42, 12 प्लस 42 बराबर 54% अनमैरिड हैं। 12 और 42 यानी 54 लोग अनमैरिड हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिया गया चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय को दर्शाता। ये जो चार्ट है ये परिवार के घरेलू व्यय को दर्शा रहा है कि भविष्य निधि पर इतना खर्च किया, भोजन पर इतना खर्च किया, मकान किराए पर 18% किया, मनोरंजन पर मूवी देखने में 9% खर्च किया, बाल शिक्षा पर 23% खर्च किया, चिकित्सा पर 12% का खर्च हुआ। ठीक है जी, यदि यह दिया गया है कि परिवार की कुल मासिक आय कितनी है, कुल जो आय है वो कितनी है, 32,500 इतनी है। क्या मैं इसे 100% मान सकता हूं? भाई अभी तो ये 100 ही परसेंट है, क्या ये 100% का मान है? अगर मैं इसमें 1% का मान निकालने लगूं तो ये 325 हो जाएगा क्या? यस या नो? क्या ये 325 हो जाएगा या नहीं होगा? बस तो क्वेश्चन तो हो गया। इतनी ही चीज समझानी थी और वो आपने समझ ली। कितनी चीज समझानी थी, इतनी ही चीज समझानी थी। अब वो कह रहा है भोजन प्लस मनोरंजन, भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक राशि कितनी है। तो भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, 27%। भोजन पर कितना खर्च हो रहा है, 27%। और देखा जाए तो मनोरंजन पर कितना खर्च हो रहा है,
9%। ये इसका टोटल कुल, जो ये कह रहा है ना खर्च की गई कुल मासिक राशि, तो ये खर्च की गई वो कुल मासिक राशि है। 27 और 9 को जब हम जोड़ लेंगे, 7 और 9 6, 2 इक्का 3, 36%। ठीक है जी। अब 36% की 325 में गुना कर देंगे, 1% का मान ही है, तो 36% का मान कितना है इसकी इसमें गुना कर देंगे, गुना करके आपका उत्तर आ जाएगा। करते हैं गुना। ग्यारह 600, इतना वो भोजन और मनोरंजन पर खर्च कर देता है। भोजन प्लस मनोरंजन पर खर्च हो जाते हैं। यही आपका क्वेश्चन था। देखिएगा, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ संख्याओं को मैंने चेंज किया है और कुछ मान चेंज किए हैं। कह रहा है दिया गया चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय को दर्शाता है। एक चार्ट दिया हुआ है और वो एक परिवार के घरेलू व्यय को दर्शाता है। यदि यह दिया गया है कि परिवार की कुल मासिक आय 45,500 है, परिवार की कुल मासिक आय 45,500 है, तो मकान किराया और बाल शिक्षा पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक राशि कितनी है। मकान के किराए पर, यानी मकान का किराया ये हो गया, ठीक है जी, और बाल शिक्षा यानी ये हो गया। इन दोनों पर किया हुआ खर्च कितना है, ये वो जानना चाह रहा है हमसे। तो मैं कहने लगूं कुल आय कितनी है, कुल आय, कुल आय कितनी है 45,500। कुल जो आय है वो 45,500 है। क्या मैं इसको 100% मान सकता हूं, यस या नो? 100%। 45,500 ये हमने 100% मान ली कुल आय। अब हम 1% का मान निकाल देते हैं इसमें से। 1% बराबर 455। 1% का मान आ गया 455। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है बाल शिक्षा, बाल शिक्षा प्लस मकान का किराया, मकान किराया, इन दोनों पर की गई खर्च राशि पूछना चाह रहा है वो। इन दोनों पर की गई खर्च राशि वह पूछना चाह रहा है। तो बाल शिक्षा पर कितना है 23%, बाल शिक्षा पर कितना है 23%, ठीक जी। और मकान किराए पर कितना है 18%, और मकान के किराए पर कितना है 18%। ठीक है, दोनों को हम जोड़ लेते हैं। 8 और 3 11 को 1, 2 3 इक्का 4, 41%। हमें 41% का वो मान ज्ञात करना है जो हमें ये बताएगा कि हम बाल शिक्षा पर और मकान के किराए पर कितना खर्च कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। 41%, 1% की वैल्यू इतनी है, तो 41 गुना 455, 41 गुना 455, तो ये आ जाएगा आपका 18,655, 18,655 बाल शिक्षा और मकान के किराए पर किया हुआ खर्च, ये निकल के आ जाए 18,655 रुपये। इससे और इसमें ही खर्च हो जाता है 18,500 655 रुपये।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिएगा बच्चों, ये कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे, यानी कि कुल परीक्षा में 500 उत्तरदाता थे, तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया? तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया? यानी कि एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% लोगों ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे, यदि कुल 500 उत्तरदाता थे, तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया? ठीक है, तो क्या विकल्प ए को कितने ने किया? 60% ने। विकल्प बी को कितने ने किया? 40% ने। ठीक है, यही तो कह रहा है वो। ठीक जी, अगर कुल 500 उत्तरदाता थे, यानी 500 का, यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया? तो 500 का 60% निकाल दो, कुछ नहीं है यार, ये निकल गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 50 गुणा 6, 50 में 6 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 5 6 30, 300। ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था। देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? जबकि ए कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। करते हैं तो, यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए कितने दिन में करता है? ए 10 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? बी 12 दिन में करता है। सी कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। सी कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। यही तो सवाल कह रहा है। ठीक है, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन का? पहले तो हमारी मेन चीज है वो ये है, कार्य है कितना। कार्य है कितना, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में मुझे कॉमन लग रहा है वो 60 लग रहा है, 60। ठीक है, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 10 छिक्के 60। अब ये कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य करना छोड़ देता है। तो ए पे एक काम करो, ये 3 दिन पहले करो, यहाँ पे 3 दिन ज्यादा कम करवा लेते हैं। एक और एक दिन का कार्य कितना? 6। 3 दिन का कितना करेगा? 18। 18 इसमें जोड़ दो, कितना आ गया? 78। अब टोटल वर्क हो गया 78। ठीक है जी, एक दिन में ये तीनों कार्य करते कितना है? 6 5 11 5 15। एक दिन में करते हैं 15। टोटल वर्क कितना है? 78। तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा? तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा? 15 पंजे 75, 75 और 3 78 बटे 15, 3 पंजे 15, 5 सही 1 बटे 5 दिन में। कोई समस्या हो तो बताओ। कोई समस्या हो तो बताओ। इतने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, जबकि 3 दिन पहले ये छोड़कर भगो हो बेशक, कोई दिक्कत वाली बात ना हो, भग जा तो जितना भगना हो। हमने तो फालतू काम करवा लिया।
देखिएगा बच्चों, अगर मैं ये कहने लगूं बाई 6 गेट 3 फ्री, बाई 6 गेट 3 फ्री, बाई 6 यानी 6 वस्तुएं खरीदो तो आपको 3 मुफ्त दी जाएंगी। अगर आप 6 वस्तुएं खरीदते हैं तो आपको 3 मुफ्त दी जाएंगी। तो मार्क प्राइस कितने पे पड़ा हुआ है? मार्क प्राइस तो 6 और 3 9 पे ही पड़ा हुआ है। कोई दिक्कत? मार्क प्राइस वाली तो 9 आर्टिकल हमारे पास से जा रहे हैं, लेकिन सेल कितने हो रहे हैं? लेकिन सेल हम बेच कितनों को रहे हैं? 6 को। कितने को बेच रहे हैं? 6 को। तो डिस्काउंट कितने का होगा बताओ ना? डिस्काउंट 6 बेच दी तो 3 पे डिस्काउंट कितने प्रतिशत रे बाबा? कितने प्रतिशत? तो 9 पे 9 वस्तुएं थी, 6 बेच दी, 3 का डिस्काउंट हो गया। कितने पर? 9 पर। 3 का डिस्काउंट 9 पर, तो गुना 100, 3 दिया 9, तो यही होगी 33.33%। आप इसमें एक काम और कर सकते थे। पूछोगे इसमें सर जी क्या काम? काम ये कि आप इसको यहीं हल्का कर लेते, तो ये वही पिछले वाला क्वेश्चन बन जाता। मार्क प्राइस 3 का, सेल हो रहे हैं 2, डिस्काउंट मिल रहा है 1 का डिस्काउंट कितने पर? 3 पर, तो गुना 100। मैं कहने लगूं बाय 64 गेट 16 फ्री। अगर आप 64 खरीदते हो तो 16 फ्री मिलेंगी। बाय 64 गेट 16 फ्री। 4 चौक 16, 4 सिंग 24, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 4 पे 1 फ्री। तो मार्क प्राइस कितने का हो गया? 5 पे। सेल कितने की होगी? 4 की। डिस्काउंट कितने का हो गया? 1 का। 1 का डिस्काउंट 5 पे, तो गुना 100, 5 दूनी 10 बराबर 20%। कोई परेशानी हो तो बताइए। मैंने आपको बिल्कुल सोचने का एक जरिया दे दिया है, किस प्रकार से भी सोच सकते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऊपर ही वहां से खत्म कर लो। 16 चौका 64, 4:1 का रेशो आ जाएगा और आप इस क्वेश्चन को उड़ाते हुए चले जाओगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 का। क्या पूछा था आपसे? 21/22 और 23/24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें करना कुछ नहीं था, हमने ये देखा 21 कितने का फैक्टर? 7 गुना 3, यानी कि जो भी कोई एलसीएम होगा वो 3 से या 7 से तो मल्टीपल होगा ही होगा। अगर मैं इसको 3 से देखूं तो 3 एकम 3, ये नहीं कटता 3 से, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देखूं 3 एकम 3 दूनी 15, ये भी नहीं कटता 3 से, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 5 4 9 3 12, 3 से कटने का योग्य है, लेकिन 7 से देख लें, 7 6 42, ये भी नहीं कट रहा, तो ऑप्शन 4 आंसर। मात्र 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में। धृत्य एग्जाम से जुड़िए, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो आप, धृत्य एग्जाम से जुड़िए, धृत्य एग्जाम से जुड़िए। आपको आपके मन चाहे क्वेश्चंस मात्र 5 सेकंड में कराने की जिम्मेवारी मेरी। बिना पेन पेपर, बिना पेन उठाए 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा बच्चों, ये एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कोई राशि किसी साधारण ब्याज की दर से 25 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो दर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कोई राशि है, हम नहीं जानते, हमने राशि मान ली 1, हमने राशि मान ली 1,
किसी साधारण ब्याज की दर से 25 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, यानी 1 से 3 हो जाती है। कितने टाइम में? 25 साल में वो 3 गुनी हो जाती है। यानी इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 2 मिल गया। और भी कुछ मान निकालना है? आर वो हमसे पूछ ही रहा है दर कितनी है। आर वो हमसे मालूम करवाना ही चाह रहा है कि आर कितनी है, यानी दर कितनी है। तो लगाओ अपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2। प्रिंसिपल कितना है? 1। आर कितनी है हमें ज्ञात करनी है। टी समय कितना है? 25 वर्ष है, बटे 100 बटे 100। कोई परेशानी? करते हैं काट पीट। 25 से 100 कट गया 4 बार, 25 से 100 कट गया 4 बार, तो ये आ जाएगा आर बराबर 4 गुना 2, यानी कि आर आ गई आपकी 8%। आर आ गई आपकी 8%। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नए सेशन में। बहुत शानदार सेशन लेकर के आएंगे। तो मुलाकात होगी आपकी से उस सेशन में। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, खूब मन लगाकर अपना एग्जाम की तैयारी करते रहो। अब मात्र 100 ही दिन बचे हुए हैं आपके पास में, और 100 दिन में आप अपनी तैयारी को उन बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे होंगे। मैं आपसे बस ऐसी ही उम्मीद चाहता हूं। और क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को शेयर कीजिए, और अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। सभी के साथ में कुशल मंगल से रहिए। प्यार से बोलो, प्यार से रहो, मौज करो, ऐश उड़ाओ, कुछ भी करो, पेपर पास जरूर करो। पर पेपर पास जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको दुनिया, आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। दुनिया आपको ऐसे ही लेती रहेगी, घूमती रहेगी, फिरती रहेगी। दुनिया का तो काम ही है, ये दस्तूर ही ऐसी है। दुनिया बड़ी, क्या कहूँ, कुछ नहीं कहूँ। चलो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नई सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने कल आपसे कहा था कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, लाभ और हानि, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस को हम 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्रय मूल्य, जिसे हम सीपी कहते हैं। एक होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसे हम एसपी कहते हैं। एक होगा मुद्रित मूल्य या छपा हुआ मूल्य या प्रिंटेड मूल्य, जिसे हम मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है जी, मार्क प्राइस, एमपी। ओके जी। प्रॉफिट एंड लॉस में ये 3 पार्ट हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। अगर मैं कहने लगूं लाभ, लाभ किस पे निकलेगा? लाभ किस पे निकलेगा? लाभ किस पे निकलेगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। इस विक्रय मूल्य में से
क्रिय मूल्य घटा दो तो लाभ आ जाएगा। अगर मैं कहने लगूं आपसे कि लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है? सीपी पर। प्रॉफिट परसेंट किस पर निकलता है? सीपी पर। और प्रॉफिट है कितना? प्रॉफिट है कितना वो ऊपर आ जाएगा, गुणा 100। ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। ठीक है जी। इसी प्रकार लॉस परसेंट भी हम ऐसे ही निकालेंगे, कितने का लॉस हुआ है और वो सीपी पे ही निकलता है, गुणा 100, गुणा 100। ठीक है जी। इसी प्रकार छूट, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो, जितना बचा वो डिस्काउंट हो गया। यानी कि मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो जितना निकल जाएगा उतना आपका छूट हो जाएगा। अगर मैं छूट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट पूछने लगूं आपसे, अगर मैं छूट परसेंट यानी डिस्काउंट पूछने लगूं आपसे, तो कितना डिस्काउंट हुआ है और किस पर हुआ है? मार्क प्राइस गुणा 100। ये आपका डिस्काउंट परसेंट आ गया। ठीक है जी। ये आपका डिस्काउंट परसेंट आ गया। मैंने यहां आपको हानि नहीं लिखवाई, लॉस का फॉर्मूला लिखा, हानि लिख दो। हानि, हानि किस में से निकालेंगे? सीपी माइनस से जब सेलिंग प्राइस घटेगा तो हानि आएगी, तो हानि आएगी। और हानि का परसेंटेज, हानि परसेंटेज ऐसे निकलेगी। ठीक है भाई। ये प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, आपके लिए जरूरी है। क्वेश्चंस सीधे सीधे इन्हीं पर ही आते हैं, बनते भी इन्हीं पर ही हैं क्वेश्चन सीधे सीधे, तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है। लाभ और हानि, आज मैं आपको लाभ और हानि के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन बनता है मैं आपको क्वेश्चन पर ले चलता हूं। देखिएगा बच्चों, दो क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, इसे 600 में बेचने पर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यानी कोई वस्तु है, उसका सीपी कितना है? 500 है। सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 600 है। प्रॉफिट या लॉस? तो सीधा सीधा दिख रहा है कि कोई चीज कम में खरीदी गई है और अधिक में बेची गई है तो लाभ ही होगा। तो प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस। कितना है? 600 माइनस के 500 बराबर 100। 100 रुपए का लाभ उसे होगा, 100 रुपए का लाभ उसको होगा। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम? यहां कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो, यह कह रहा है कि किसी रेडियो का क्रय मूल्य, कोई रेडियो है उसका क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये, और उसे 80 रुपये में बेचा है उसने। सेलिंग प्राइस कितनी है? 80 रुपये। यानी कि अधिक में क्रय मूल्य उसका, कोई वस्तु का क्रय मूल्य अधिक है और बेच उसके कम में रहा है तो हानि होगी। हानि कितनी होगी? तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी।
CP कितना है 100 माइनस SP कितना है 80 बराबर के 20 बराबर के 20। तो यहाँ लॉस 20% हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट 100 हुआ है। अगर वो हमसे ये कहने लगे इनका परसेंटेज क्या करो, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, अगर वो हमसे परसेंटेज निकालने के लिए बोलने लगे तो हम फिर इनको करने की हमारी अप्रोच कैसी होगी, वो मैंने जो सूत्र बताया है सीधा सीधा सा अप्लाई करना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। देखते हैं क्या करना है। प्रॉफिट परसेंटेज कितने का प्रॉफिट है 100 का, कितने पर है CP 500 पर है, गुना 100। यही तो बताया था मैंने भाई, यही तो बताया था प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितने का प्रॉफिट है बटे CP गुना 100, यही तो लिखाया था। वही मैंने उसके मान धर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 5 दूनी 10, 20%। प्रॉफिट आ गया 20%। प्रॉफिट आ गया 20%। अगर हम इसका लॉस परसेंटेज निकालने लगे तो कितने का लॉस है 20 का, किस पे CP कितना है 100 गुना 100, 100 से 100 खत्म, लॉस परसेंटेज आ गया 20%। 20% का लॉस हुआ है। ओके, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ भाई। देखिए ये प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को, ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 630 में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो क्रिया मूल्य ज्ञात करो। यानी कोई वस्तु है वो 630 में बेची जा रही है और 12.5% का लाभ होता है। कितने का होता है 12.5% का। इसको अगर मैं सही भिन्न में लिखूं तो ये 12.5% का मान 1/8 होता है। यानी कोई चीज है वो 8 में खरीदी है और उस पर 1 का लाभ हो गया, तो ये कितना हो गया, 1 का लाभ हो जाने पर कितना हो गया, ये 9/8 हो गया, 9/8 हो गया, लाभ हो गया। 8 पर 1 का लाभ 9 हो गया। 9 का मान हमें दिया हुआ है कितना 630। 9 का मान हमें दिया हुआ है कितना 630। 9 का मान हमें दिया हुआ है 630। 9 से अगर हम इसका मान निकालेंगे 9 सत्ते 63 जीरो, तो ये 1 यूनिट का मान आ गया, तो ये 1 यूनिट का मान आ गया। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी CP पूछ रहा है, जो मान 8 से 9 हुआ है। तो 70 में 8 की गुना कर देंगे, 7 8 56, 560, CP आ गया 560। कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, सीधा विक्रय मूल्य दिया हुआ है, जो हमने यहां बनाया था, जो हमने यहां बनाया था वो सीधा विक्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है जी, प्रॉफिट परसेंटेज याद करने के लिए बोल रहा हूं, यानी कि 8/5 कितना अधिक है ये इससे, 3 अधिक है, तो 3 क्या है ये प्रॉफिट, 3 क्या है ये प्रॉफिट, 5 क्या है ये CP, 5 क्या है ये CP, 8 क्या है ये SP। हमसे क्या पूछ रहा, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, प्रॉफिट बटे CP, प्रॉफिट बटे CP गुना 100। यही तो था या कुछ और था, क्यों रे साला,
भाई बताओ जो ना, यही तो था। जब यही था तो मान रख दो। प्रॉफिट कितने का है? 3 का। कितने पर है? 5 पर। गुना 100। 1/5। आपको याद है कितने का मान था? 1/5, 20% का। 20 में 3 की गुणा कर दो तो ये कितना हो गया? 60%। 5 से भी सीधा सीधा काटोगे, 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 60, 60% आ गया। एनी प्रॉब्लम? ना है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्यों परेशान हो रहे हो? देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विशेष वस्तु पर लाभ जो है वो 150% है। यानी जो प्रॉफिट है वो 150% है। प्रॉफिट 150% है। 150% की फ्रैक्शन 50 को हम 1/2 लिखते हैं, तो 50 का 3 गुना है तो ये 3/2 हो गया। 3/2 हो गया। 3 क्या है इसमें? प्रॉफिट है, और 2 क्या है इसमें? सीपी है। अगर मैं सीपी का और एसपी का रेशो लेने लगूँ तो इसकी मदद से मैं ले सकता हूँ। सीपी 2 हो गया और एसपी 2 में 3 जोड़ दो 5 की। 2 की चीज को 5 में बिक दिया, जब तो प्रॉफिट होगा गुरुओ। हाँ भाई, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। अब कह रहा है यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाती है। लागत मूल्य कौन सी? ये वाली, जो कॉस्ट प्राइस होती है, जो क्रय मूल्य होता है वो लागत मूल्य होती है। अब 2 का 25%। मुझे कैलकुलेशन घनी हैवी हो रही है। 2 का 25% और दशमलवों में आ जाएगा। तो इसका सबसे आसान जुगाड़ बता देता हूं। घबरा क्यों रहे हो? दोनों में 100 की गुना कर लो। दोनों में 100 की गुना कर लो। अब निकाल दो इसका 25%। तो ये न्यू सीपी आ जाएगा। 200 का 25%, 25 दूनी 50, 250 हो गया। अब क्रय मूल्य कितना है? 250। ये ऐसा कैसा ही। अब 250 की चीज 500 में बिक रही है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ कितने का हो रहा? अब 250 को कितने पे हो रहा हो? 250 पे कितना परसेंटेज निकलेगा? 100%। कोई प्रॉब्लम रे बउआ? कोई दिक्कत है? भाई वो कह रहा हूँ किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, प्रॉफिट 150 है। 150 की फ्रैक्शन 3/2 होती है। 3 क्या है? प्रॉफिट है। 2 क्या है? सीपी है। हमने सीपी और एसपी को रेसो में ले लिया, तो 2 और ये 5। 25% लागत मूल्य बढ़ाने के लिए कह रहा हो, तो हमने ये 200 मान लिया, ये 500 मान लिया। अब भी तो ये दो 2 और 5 के रेसो में ही है। 25% बढ़ा दिया, 200 की चीज 250 में आ गई। अब माल महंगा आने लगा, पर दुकानदार ने कह रहा बेचूंगा तो नहीं भाई, दुकानदारी नहीं घटाऊंगा अपनी। जब वो अपनी दुकानदारी नहीं घटा रहा, तो जहां 150% का प्रॉफिट हो रहा है वहां 100% का प्रॉफिट होगा। अब भी फायदे में ही है, 100% मिल रहा प्रॉफिट। क्या दिक्कत है? देखते हैं, चलते हैं नए क्वेश्चन पर, अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है कि एक रेडियो को 20% लाभ पर 360 रुपए में बेचा गया। कोई रेडियो है, उस पर 20% के लाभ पर 360 रुपए में बेचा गया। हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, हमें तो सीधा पता है कि 20% लाभ पर 360 में बेचा गया। यदि वह इसे 390 रुपए में बेच दिया जाए तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करो। प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहां ले लेते हैं हम 20%।
20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। अब वो बेच रहा है तो ये 6/5 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 6 में बेच रहा है हमारे हिसाब से, वो बेच रहा है 360 में। तो 6 से इसे काट देंगे, 6 6 36 60। एक यूनिट का मान आ गया 60। एक यूनिट का मान आ गया 60। जब एक यूनिट का मान आ गया 60 तो हम इसका सीपी निकाल देंगे। सीपी कितना है हमारा? 5। तो 60 में 5 की गुणा कर देंगे, ये हमारा सीपी आ गया। 60 में एक यूनिट के मान में 5 यूनिट की गुणा कर देंगे तो हमारा सीपी आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी बनी हो आपको? कोई हो रही हो, पेट में गुगड़ गुगड़ सी हो रही हो? न बन रही? न बन रही तो आ जाओ मैदान में। न बन रही तो आ जाओ मैदान में को। अब कह रहा है यदि इसे 390 रुपए में बेचे। अब सीपी कितना है? 300। सेलिंग प्राइस कितना है? 390। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करो। 300 की वस्तु को 390 रुपए में बेच रहा हो तो कितना अधिक बेच रहा हो? 90। कितने का प्रॉफिट हो रहा हो? 90 को। तो प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। प्रॉफिट का परसेंट सूत्र याद है या नहीं है? प्रॉफिट कितने को? 90 को बटे 300 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 90 को 3 से काटेंगे तो 90 तिया 30 तिया 90, 30%। यही हमारा आंसर होगा बाबा। और हाँ, ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की एक टाइप खत्म हो चुकी है। कल मैं आपकी एक टाइप और खत्म करवा दूंगा, हो सके 2 टाइपों को खत्म करवा दूं। इसी प्रकार से आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को अगले आने वाले 4 से 5 दिन में, और एक तो आज हो ही गया, 4 से 5 दिन में आपके प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। ठीक है? जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे वही उसी प्रकार का लेवल है, उससे थोड़ा बहुत ऊपर ही है, डाउन नहीं है। और जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो सभी क्वेश्चंस यहीं इसी क्लास में समाहित हैं। तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप धृति एग्जाम से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं कल को। जय हिंद, जय भारत। देखिएगा बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत ही निकट है, पास है। आपको रोज़ाना क्लास करनी है। डेली एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप डेली क्लास करेंगे, रोज़ का वर्क रोज़ करेंगे, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे आपको कहीं भी जाना हो, आप एटलीस्ट अपनी एक क्लास को ओपन करके, जहाँ भी आप हैं, एवरीबॉडी, आप कहीं भी हो, मामा के हो, फूफी के हो, ताऊ के हो, चाचा के हो, जहाँ भी हो, किसी भी शादी में हो, कोई फंक्शन है, कुछ भी है। देखो शादियों का सीजन है, शादियाँ भी अटेंड करनी होती हैं, जाना भी ज़रूर होता है। बहुत से की मजबूरी भी हो जाती है कि आपको जाना ही जाना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहाँ आप कहीं मत जाइएगा, पर लेकिन अपना फ़ोन तो आप साथ लेकर के ही जाते हो। आप अपनी एक क्लास को ऑन कीजिएगा। क्लास को ऑन करने के बाद में आप उसे देख लो। 2x की स्पीड पे भी देख लोगे तो आप 20 से 25 मिनट में आप क्लास को कम्प्लीटली देख लोगे। और जब आप क्लास को कम्प्लीटली देख लोगे तो आपको ये एटलीस्ट ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, हम क्लास को अब क्लास के जितने भी क्वेश्चन है आराम से बना लेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेना नेक्स्ट डे तो बिल्कुल आपकी क्लास कंप्लीट। कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। मैं फिर कहूँगा, आप धृति एग्जाम से जुड़िए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक शेयर कीजिए। अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहिए। मैं भी आपके लिए बहुत हद से ज़्यादा मेहनत करता रहूँगा। हर चैप्टर को क्लियर करा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्लियर करा दूंगा,
आपको कोई भी परेशानी मैं होने ही नहीं दूंगा। हर चैप्टर का बार बार रिवीजन कराता रहूँगा, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर क्यों ना हो। हर चैप्टर का रिवीजन आपकी नज़रों के सामने से ऐसे निकाल दूंगा, मैथ का डर बिल्कुल आपके दिमाग से निकाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। करते हैं एक नई क्लास की तरफ हम पहुंचेंगे, और तब तक आप भी पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए सेशन में।